गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे जो सैम्पल पेपर है उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 3 रीजंस व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन किसका, अथॉरिटी का। ठीक है, हर एक लेवल पर, मैनेजमेंट के हर एक लेवल के ऊपर। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को क्या है, उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जो अथॉरिटी है वो शेयर की जाती है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है या इम्पोर्टेंट वो क्यों है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की जाती है तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए जो पर्सन हैं उनको रिलीफ मिलता है। ठीक है, उन पर जो बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाता है इसमें। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इम्प्रूव टीम वर्क। इससे क्या है, टीम वर्क बढ़ता है। ठीक है, सभी लोग मिल करके डिस्कशन करके, ठीक है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके एक साथ डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ठीक है, और ओपन कम्युनिकेशन होती है और पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है सभी एम्प्लॉयज़ का। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, डेवलप मैनेजेरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है, अगर कोई नया पर्सन उसे रिक्रूट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसे अथॉरिटी दी जाए, तो जब उसे अथॉरिटी जाएगी उस पर बर्डन आएगा काम का, तो वो धीरे धीरे सीखेगा कैसे उसे डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना है। इससे क्या होगा कि वो आने वाले टाइम में, ठीक है, फ्यूचर में अच्छी तरह से उन सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा। इससे क्या होगा, नए नए मैनेजरियल जो टैलेंट है वो डेवलप होंगे। फोर्थ क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछना पड़े, ठीक है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट से पूछना पड़े, फिर जाकर के हम कोई डिसीजन लें। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम जल्दी से कोई डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स है, जब उन्हें ये पता चलता है कि उनको कोई अथॉरिटी दी गई, उनके पास ऑटोनॉमी है, ठीक है, तो खुद वो अपना इनिशिएटिव लेते हैं, खुद वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं उस काम में, जिससे कि वो अपना 100% पोटेंशियल शो कर सके और जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसे अचीव कर सके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले हमें सारी स्टेटमेंट पढ़नी होगी। Recent years have seen a high rise in the number of fraudulent fund raising operation by different companies। की कुछ पिछले सालों से, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट अलग अलग कंपनीज के थ्रू ऐसी ही चीज़ें की जा रही हैं, फ्रॉड से जुड़ी हुई चीज़ें की जा रही हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों को इकोनॉमिकल लॉस फेस करना पड़ रहा है। दे आर मेकिंग देयर वे इन टू द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बाय लिवरिंग देम विद ऑफर्स ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड रिटर्न। वो कैसे लोगों को चीट कर रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आपको हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे और ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगी अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। पीपल आर फेलिंग प्री टू सच कंपनीज एंड देयर स्कीम्स। और जो लोग हैं वो भी उनकी जो ऐसी स्कीम्स में जाकर के फंस रहे हैं, ठीक है, अपना जो पैसा है वो गवा रहे हैं। दे फेस सच रिस्क दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम लॉस ऑफ पर्सनल सेविंग्स टू लॉस ऑफ देयर ज्वेलरी एंड होम्स। इवन जो लोग ऐसे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना चेक किए कि जो कंपनी है वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन चीज़ों में पैसा उनका इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, बिना ये चेक किए अपनी सारा वो अपनी सेविंग्स को भी खो देते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनल ज्वेलरी होगी हो या फिर कई बार अपने घर भी गिरवी रख करके, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। सच फ्रॉड्स आल्सो हैव ए कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज एंड मार्केट्स बाय रिड्यूसिंग द कंज्यूमर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन लेजिटिमेट बिजनेस। इससे क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है, ठीक है, वो कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, मार्केट में जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर कई बार हेजिटेट करते हैं कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। ठीक है, और जो लीगल बिजनेसेस भी हैं उनको भी इससे काफ़ी लॉस फेस करना पड़ रहा है। सच कंपनीज आर विटी एंड क्विक टू alter their modus operandi to reduce the risk of law enforcement detention एंड इन्वेस्टिगेशन। और ऐसी जो कई कंपनीज हैं उनके पास काफ़ी ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे वो लॉ एनफोर्समेंट जो ऐसी एजेंसीज हैं उनसे बच सके और इन्वेस्टिगेशन से वो बच जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेट अप टू रेगुलेट सच कंपनीज एंड देयर ऑफर्स। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि इन सभी कंपनीज को
रेगुलेट करती है, चेक रखती है, उनको ऑर्डर देती है या फिर उनको ऐसी गाइडलाइंस देती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सभी कंपनीज को कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट, कौन उनको प्रॉपर गाइडेंस देता है, कौन उनके लिए लॉ वगैरह बनाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करना, उनको बताना कि क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। साथ ही साथ सेकंड क्या है, टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। कि जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सनस हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको गाइड करना कि कौन सी कंपनीज में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। थर्ड पॉइंट क्या है, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। क्या चीज़ें प्रिवेंट करती है सेबी, इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, माल प्रैक्टिस, जैसे कि ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करती कई बार कंपनी जिनको डिस्क्लोज करना नेसेसरी होता है, ठीक है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हो, ठीक है, ये सभी क्या है, माल प्रैक्टिस है। इन सब चीज़ों को रोकने का काम भी सेबी करती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस फॉर इंटरमीडिएरीज। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना या कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना, ये भी किसका काम है, सेबी का काम है। और जो इंटरमीडिएरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, ठीक है, उनको भी इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना ताकि वो फेयर प्रैक्टिसेस करें, कोई वो फ्रॉड ना करें। ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट। 23rd क्वेश्चन, रितु इज ऑफ द व्यू दैट प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। रितु का क्या व्यू पॉइंट है कि प्लानिंग से क्या होता है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं। वेयर एज हर कुलीग निधि सेज दैट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। पर जो उसकी कुलीग है निधि, वो क्या कह रही है कि प्लानिंग की वजह से जो क्रिएटिविटी है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो रिड्यूस होते हैं, ठीक है। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लोग कम बनाते हैं और जो प्लान पहले से बने हुए हैं उनको ही ज़्यादातर यूटिलाइज करते हैं। हु डू यू थिंक इज़ करेक्ट, इन दोनों में से, रितु में से या निधि में से कौन पर्सन जो है वो सही बोल रहा है। बोथ रितु एंड निधि आर करेक्ट, जो दोनों की बातें हैं बिल्कुल वो सही है स्टूडेंट। दिस डिपेंड अपॉन द वे प्लानिंग इज डन, ये किस पर डिपेंड करता है कि प्लानिंग कैसे की गई है। इट कैन बी जस्टिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट, कैसे हम चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है कि प्लानिंग की वजह से नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज है वो क्रिएट होते हैं स्टूडेंट। सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, लेकिन प्लानिंग की वजह से जो पहले से प्लान बने हुए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस ये भी करती हैं कि उनको दोबारा से रिपीट करती रहती हैं, ठीक है, ताकि इससे जो टाइम सेव हो सके, ज़्यादा खर्चा ना हो कंपनी का, ठीक है, और क्विक डिसीजन मेकिंग भी हो। तो इसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, नए आइडियाज़ जो हैं, जो यंगस्टर्स लेकर के आते हैं, नए एम्प्लॉयज़ लेकर के आते हैं, वो कई बार उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी मीन्स सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या है, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान, जो नई आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो क्या ले सकती हैं, कॉन्क्रीट शेप ले सकती हैं प्लान्स की फॉर्म में। इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर अ मैनेजमेंट, जो प्लानिंग है वो क्या है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट की। एज इट गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शन, क्योंकि जितने फ्यूचर में काम होने हैं किसके बेसिस पर किए जाते हैं, वो प्लानिंग के बेसिस पर किए जाते हैं। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच इज़ डन आफ्टर एनालाइजिंग द डिफरेंट सिचुएशन। जो प्लानिंग का प्रोसेस है स्टूडेंट, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि काफ़ी इंटेलिजेंट, वेल नॉलेज, पढ़े लिखे लोगों का ये काम है, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो, जिनको पता हो कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधारना है हमें, और फाइनेंस को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। तो जो प्लानिंग का प्रोसेस है क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, सभी डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करके। हैंस न्यू आइडियाज़ आर डेवलप्ड टू टैकल द न्यू चैलेंजेस ऑफर्ड बाय द एनवायरनमेंट।
तो कई बार क्या है, नए आइडियाज़ को भी डेवलप किया जाता है ताकि चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की जो भी सिचुएशंस बन रही है उनको हम टैकल कर सकें। फिर प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस भी कर देती है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, वो एक्टिविटी जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे जो काम करने वाले पर्सन हैं, इंडिविजुअल, वो सिर्फ इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, सारे प्लान को फॉलो करते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस इसका नतीजा क्या निकलता है स्टूडेंट, क्या रिजल्ट आता है इसका? मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, या पे जो दूसरे डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो थोड़ा सा भी डिफरेंट चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हट करके कोई करें, या फिर वो अपने अकॉर्डिंग कोई नई चीज़ को ऐड करें उस प्लान में। दस मच ऑफ द इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम आल्सो गेट लॉस्ट और रिड्यूस। जिसकी वजह से जो उनमें क्रिएटिविटी होती है, जो वो खुद इनिशिएटिव लेकर कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, या तो वो ख़त्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट इसका 23rd क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसे हम पढ़ेंगे। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से, अगर आपने टॉपिक पहले पढ़ा होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि अथॉरिटी को, ठीक है, जो पावर है उसे हम डेलीगेट तो कर सकते हैं, पर जो अकाउंटेबिलिटी है उसे हम डेलीगेट नहीं कर सकते, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसे हम किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, की जो प्रिंसिपल है एब्सोल्यूट ऑफ अकाउंटेबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। जो पावर है, ठीक है, या डिसीजन मेकिंग पावर है, उसे हम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसे हम डेलीगेट नहीं कर सकते। कोई मैनेजर से डेलीगेट नहीं कर सकते। द मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल टू हिज ऑन सुपीरियर। जो मैनेजर होगा, ठीक है, वो हमेशा आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा, किसको लेकर के, जो उसके ऊपर सुपीरियर पर्सन है, जिसके ऊपर काम कर रहा है, जिसको ऑर्डर दे रहा है या कमांड दे रहा है। फॉर द टास्क विच ही मे असाइन टू हिज सबॉर्डिनेट। कोई एक मैनेजर है, अब उसने क्या किया, अपना जो टास्क है उसे डेलीगेट कर दिया, किसको, अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। फिर भी एट द एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो मैनेजर की भी उतनी ही रहेगी जितनी उसके सबॉर्डिनेट्स की है। वो बिल्कुल अपने आप को फ्री होकर के बैठ नहीं सकता, फ्री होकर के किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के काम पर वो ध्यान नहीं दे सकता। उसे प्रॉपर सुपरविजन करनी होगी, देखना होगा कि प्लान के अकॉर्डिंग क्या काम चल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डज नॉट रिलीव द मैनेजर ऑफ हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो डेलीगेशन का प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैनेजर है बिल्कुल वो रिलीव हो गया हो, फ्री हो गया हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या अपनी अकाउंटेबिलिटी से। एवरी सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। हर एक जो सुपीरियर एम्प्लॉई है, ठीक है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो एक्ट उसका सबॉर्डिनेट कर रहा है। जो भी डेलीगेशन या जो भी पावर जो है डेलीगेट की गई है एक सुपीरियर पर्सन के थ्रू उसके सबॉर्डिनेट को, ठीक है, जो भी सबॉर्डिनेट रिजल्ट लेकर के आएगा उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, वो सुपीरियर पर्सन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फोरमैन फेल्स टू गेट 100 यूनिट प्रोड्यूस बाय द वर्कर इन एनी डे, कि अगर एक फोरमैन जो है वो फेल हो जाता है कि 100 यूनिट्स उसे प्रोड्यूस करने थे, उसके वर्कर ने प्रोड्यूस करने थे एक दिन में, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो इसके लिए सिर्फ वर्कर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फोरमैन भी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, जो टास्क उसने डेलीगेट किया था, ठीक है। और इसके लिए वो आंसरेबल किसको होगा, अपने सुपीरियर को होगा। ही कैन नॉट एस्केप बाय सेइंग दैट वर्कर्स वर एट फॉल। तो वो सिर्फ ये बात कह करके अपने आप को सेव नहीं कर सकता कि वर्कर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका सारा फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? द मार्केटिंग कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट द फर्म कैन अचीव इट्स गोल बाय आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग कंसेप्ट का मीनिंग क्या है कि एक फर्म अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकती है, जब वो कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगी कि उसे मार्केट में क्या चाहिए, जब वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर गुड्स देन इट्स कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट का मीनिंग क्या हो गया
कि जब कोई एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स की नीड्स को पहले तो आइडेंटिफाई करे, ठीक है, जो प्रोडक्ट उसको चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोड्यूस करे और उसे अवेलेबल करे जिससे वो सेटिस्फाई हो। और वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, उसका जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल होना चाहिए उसके, ताकि जो उसके जो कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, वो उसको ओवरकम ना कर जाएं। दिस एसेंशियली इन्वॉल्व्स दैट द फर्म मस्ट डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट द कस्टमर रिक्वायर। तो इसमें एक और चीज़ भी क्या इन्वॉल्व होती है कि फर्म को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, ऐसी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी है, एंड नॉट व्हाट इट कैन मेक। और ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने चाहिए जिनकी उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज प्री कंडीशन फॉर रियलाइजिंग द फर्म्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव। एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही क्या है, पहली कंडीशन है अगर एक फर्म अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना चाहती है। ए प्री रिक्वेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। सबसे पहला क्या काम है एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो सक्सेसफुल होना चाहती है, कि वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को पहचानने, उन्हें आइडेंटिफाई करें, उसे अंडरस्टैंड करें, एंड डेवलप प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देम बेटर देन द competitor. Through the means of integrated marketing, the goal of profit maximization through customer satisfaction is achieved. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का गोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकती है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके। अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, 24th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, सिर्फ आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ये बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट बी जो दूसरी बुक है, ठीक है, उसके 3rd चैप्टर का ये टॉपिक है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या बताया गया है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इज अ इनिशियल स्टेप ऑफ मार्केटिंग। ये क्या है, सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है इसका मार्केटिंग का, through which the important information to identify the needs and wants of the customer is collected। जिसके थ्रू हम क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन क्या आइडेंटिफाई करेगी, नीड्स और वांट्स किसकी, कस्टमर की, ठीक है, वो इसे कलेक्ट करती है फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ एनी गुड और सर्विसेज, ताकि वो अपने किसी भी गुड या सर्विसेज की सक्सेसफुल मार्केटिंग कर सके। ए डिटेल एनालिसिस ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो क्या करेंगे, सारा का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट को लेकर के, जो भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, क्या क्या उनको थ्रेट्स हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है उनकी और वीकनेसेस क्या हैं, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी कैन बी बेस्ट बी परस्यूड इज आइडेंटिफाई। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्या है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। जो ये फर्स्ट पॉइंट में क्या किया जाता है, इसमें कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को, जो उसकी ज़रूरत है या जो चीज़ें वो पसंद करता है परचेज करना, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे क्या बनता है, एक बेस बनता है किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में और उसे डेवलप करने में। 25th क्वेश्चन स्टूडेंट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। छोटू हलवाई वाज रनिंग ए फेमस स्वीट शॉप इन चांदनी चौक इन द लेट 70s। एक पर्सन है छोटू हलवाई, वो क्या चला रहा है, स्वीट शॉप चला रहा है, ठीक है, उसका ऑनर है वो चांदनी चौक में, ठीक है। किस टाइम की बात है ये, लेट 70s की बात है, 1970s 1980 के बीच के टाइम की ये बात है। हिज स्वीट्स रेंजिंग फ्रॉम बर्फ़ी एंड गुलाब जामुन। वो क्या क्या चीज़ें बेच रहा है वहाँ पर, बर्फ़ी बेच रहा है, गुलाब जामुन बेच रहा है, जलेबी बेच रहा है, रबड़ी बेच रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पर वो उसे कस्टमर्स को सेल कर रहा है। ड्यूरिंग मैरिज सीजन ही हैड नो टाइम टू क्लोज हिज शॉप ड्यू टू द एक्सेसिव ऑर्डर्स। जब मैरिज का सीजन होगा, ठीक है,
शादियों का सीज़न होता है तब उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता स्टूडेंट कि वो अपनी शॉप को बंद कर दे, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए होते हैं। ही प्रोड्यूस द स्वीट्स विद बेस्ट क्वालिटी एंड रॉ मटेरियल। वो जब भी अपने गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करता है और बिल्कुल वो अगेंस्ट है किस चीज़ के, अडल्ट्रेशन के। अडल्ट्रेशन मीन्स कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स में कुछ और ऐसी चीज़ें बना देना जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बर्फ़ी मिला रहा है तो वहाँ पर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देना, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देना जिससे जो जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे कम परचेज़ करना पड़े। ही वॉज डूइंग सो वेल दैट ही हैड टू इंक्रीज इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, उसकी प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड थी, तो उसने अपना जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, उसे भी और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। इन द 90s मैनी फॉरेन ब्रांड्स एंटर्ड इंडिया दैट गिव द कस्टमर मोर चॉइस बाय ऑफरिंग देम इंटरनेशनल स्वीट्स एंड डेजर्ट्स। अब थोड़ा आगे टाइम आता है, 1990 का टाइम आता है, 1990 का। तो उस टाइम पर क्या हुआ, काफ़ी सारी इंटरनेशनल फर्म जो थी उन्होंने इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। जब आपको पता होगा एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में अपना जो है बिजनेस सेटअप किया। तो इसकी वजह से लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आने लगी नए नए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने की। छोटू हलवाई रियलाइज दैट द कस्टमर इज नो लॉन्गर गोइंग टू स्टिक टू देयर ट्रेडिशनल स्वीट्स। अब छोटू हलवाई ने क्या रियलाइज़ किया कि जो कस्टमर है अब वो अपने ट्रेडिशनल स्वीट्स के साथ बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो चेंज हो रही है। टू स्टे इन द मार्केट दे नाउ हैड टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केटिंग। अब उसे मार्केट में बने रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा, मार्केट को स्टडी करना होगा। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके टेस्ट और प्रेफरेंस को, ठीक है, स्टडी करना होगा। उनकी परचेजिंग पावर को चेक करना होगा कि वो कितना खर्चा करना चाहते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स उनको पसंद है, ठीक है, कितना पैसा वो उन प्रोडक्ट्स के लिए दे सकते हैं। देन डिसाइड देयर न्यू ऑफरिंग। बट एडवांटेजेस छोटू हलवाई विल गेट बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ करके, अंडरस्टैंड करके, उसे एनालिसिस करके छोटू हलवाई के पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। छोटू हलवाई आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर छोटू हलवाई बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा तो वो क्या क्या चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकता है। फॉलोइंग बेनिफिट विल बी एंजॉयड बाय हिम। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनेबल्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। अगर तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से एनालिसिस करेगा, उसके पास क्या एडवांटेज होगी, उसके बाद एडवांटेज होगी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की, कि मार्केट में कहाँ कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर वो अपना बिजनेस और ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है, उसके और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और उसके पास ये भी एडवांटेज होगी कि अगर उसने पहले अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो पहला पर्सन होगा अपने जो कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहले लॉन्च कर सकता है, ठीक है, और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब कर सकते हैं। अब इस पॉइंट का मीनिंग हम समझेंगे, इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज आर फेवरेबल चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो फेवरेबल चेंजेस हैं किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में, विच कैन हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, जो कि क्या कर सकती हैं, किसी फर्म को अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज अपॉर्चुनिटी हेल्प एन एंटरप्राइज टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर एक बिजनेस हाउस पहले ही इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसके पास एडवांटेज होगी अपने प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करने की, और क्या बन जाएगा, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज टेक कर वो बन सकता है। अदरवाइज इट वुड बी लॉस्ट टू इट्स कॉम्पिटिटर। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने कॉम्पिटिटर से उसे हार जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से स्टडी करता है तो उसके पास क्या है, उसको क्या हेल्प मिल सकती है कि जो भी थ्रेट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटर से थ्रेट हो, ठीक है, या फिर कोई इकोनॉमिकल थ्रेट हो, लीगल थ्रेट हो, या और कोई भी ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स हो, अगर वो पहले उसे आइडेंटिफाई कर लेगा तो आने वाले टाइम में उसे वो अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं।
थ्रेट्स आर द अनफेवरेबल चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट कैन हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। थ्रेट्स क्या होते हैं? वो ऐसे अनफेवरेबल, ठीक है, कंडीशंस हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी भी सामने आ सकती हैं, जिससे कि एक फर्म जो है कोई ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकती है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो सकती है एज कम्पेयर टू द पास। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प अ मैनेजर टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑन टाइम। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझ लेगा, उसे एनालिसिस करेगा, तो वो पहले से ही उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकता है, ताकि आने वाले टाइम में वो अच्छे से अच्छे मैयर्स ले सके उन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एंड एंटरप्राइज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट आर एज अ सोर्स ऑफ इनपुट्स। एंटरप्राइज क्या किस पर डिपेंड करती है? बिजनेस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इनपुट एंड एज अ आउटलेट ऑफ आउटपुट। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट enables an enterprise to procure the resources। अगर एक बिजनेसमैन पहले से ही अच्छी तरह स्टडी करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो अपने फर्म के लिए रिसोर्सेज को पहले से ही प्रोक्योर यानी कि स्टोर करके रख सकता है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, रॉ मटेरियल हो या फिर मशीनरी हो, एंड कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट दैट द एनवायरनमेंट डिज़ायर्स। और टाइम आने पर वो उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकता है? आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट, हेल्प इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। अगर एक बिजनेसमैन अच्छी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा, तो वो क्या कर सकता है स्टूडेंट? जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ रहा हो, तो उनको टैकल करने में उससे काफ़ी हेल्प होगी और वो क्या कर सकते हैं? अपने आप को कोप कर सकता है, यानी एडजस्ट कर सकता है उस डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। टूडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग रैपिडली। आज के टाइम में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है काफ़ी तेज़ी से वो चेंज हो रही है। लोगों का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उनके जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स, वो बहुत जल्दी से चेंज हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप अप विद द सिग्निफिकेंट चेंजेस, अगर एक बिजनेस हाउस या फर्म जल्दी से इन सभी चीज़ों को अडेप्ट करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? उसे अच्छी तरह से एग्जामिन करना होगा एनवायरनमेंट को और अंडरस्टैंड करना होगा बिजनेस एनवायरनमेंट को, ताकि वो एक सूटेबल एक्शन ले सके इन सभी चीज़ों से, इन सभी चेंजेस को टैकल करने के लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, मेडको कंपनी लिमिटेड इज अ लार्ज डाइवर्सिफाइड कंपनी डीलिंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पैकेज्ड फूड। एक मेडको नाम की कंपनी है, वो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाती है और पैकेज फूड्स भी बनाती है। इट हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई। उसका हेड ऑफिस चेन्नई में, विद इट्स 2 ब्रांचेस लोकेटेड इन नोएडा एंड लुधियाना। इट हैज़ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन बोथ द ब्रांचेस। उसके CAO भी हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दोनों ब्रांचेस में, नोएडा और लुधियाना की ब्रांच में, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर ब्रांचेस एंड आर गिविंग द सफिशिएंट पावर टू टेक डिसीजन। और उनको क्या है, पूरी पावर भी दी गई है, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। दे हैव टू रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस ऑन मंथली बेसिस। उनको मंथली बेसिस पर जो चेन्नई में हेड ऑफिस है उनको रिपोर्ट भी करनी होती है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और प्लान की अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ देयर डिवीजन। और वो अपनी डिवीजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड अबव। कि मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि ऊपर पैराग्राफ को पढ़ करके आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। कि हर एक चीज़ को हमें सीक्वेंस, एक ऑर्डर की फॉर्म में हमें अरेंज करना है, ठीक है, और हर एक रिसोर्स का हमें एफिशिएंट यूज भी करना है। व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
जब भी एक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है, विच शेप द सिस्टम ऑफ वर्किंग, जिससे क्या बनता है, एक शेप बनती है किसी भी सिस्टम के वर्किंग की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच कंसेप्ट ऑफ द फोरसाइट फंक्शन इज बीइंग रेफर टू। जो ऊपर हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब कौन सा कंसेप्ट जो है यहाँ पर उसे हाईलाइट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या था कि एक तो हेड ऑफिस है उनका चेन्नई में, और उन्होंने 2 अपनी और ब्रांचेस भी खोली हुई हैं। उन ब्रांचेस में उन्होंने क्या है, CAO, ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी लगाए हुए हैं, ठीक है, ताकि वो वहाँ पर सारी सुपरविजन कर सके। तो यहाँ पर कौन सी चीज़, कौन से ऐसा जो फंक्शन है या कंसेप्ट है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कि हाईलाइट किया जा रहा है, वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ कंसेप्ट बीइंग रेफर टू। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है स्टूडेंट, डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का मीनिंग क्या है कि जब हम पावर को या डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब एक हायर लेवल अथॉरिटी पर काम करने वाला पर्सन कुछ थोड़ी सी पावर जो है किसको दे देता है, अपने नीचे लोअर लेवल पर काम करने वाले पर्सन को दे देता है, उसे हम कहते हैं डेलीगेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अबव कंसेप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऊपर हमने डेलीगेशन वाला पॉइंट पढ़ा है स्टूडेंट, अब उसकी 2 इंपॉर्टेंस हमें बतानी कि क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो डेलीगेशन अथॉरिटी है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट और अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट कर देती है स्टूडेंट। बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉय द मैनेजर आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। जब पावर को डेलीगेट किया जाता है स्टूडेंट, तब मैनेजर के पास क्या होता है, ज़्यादा टाइम होता है उन सब चीज़ों पर फोकस करने के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड दैम विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन न्यू एरियाज। जब उनके पास ये थोड़ा फ्री टाइम होता है, ठीक है, फ्रीडम होता है, तब वो क्या कर सकते हैं, इस टाइम को वो यूटिलाइज कर सकते हैं कहाँ पर, नए एरियाज को एक्सप्लोर करने में, ठीक है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। इससे क्या होती है, एक एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी। जब एक एम्प्लॉय को क्या दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने टैलेंट को शो कर सके, उसे पावर दी जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, तो वो और ज़्यादा आने वाले टाइम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। इट अलाउज देम टू डेवलप दो स्किल्स विच विल बी एबल देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड एज्यूम दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको की पावर दी जाती है बाय देयर सुपीरियर्स, उनके पास एक चांस होता है अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने का, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को, डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करना सीख सके और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सके अपने टास्क को लेकर के। डेलीगेशन empowers the employees by providing them with the chance to use their skills। डेलीगेशन से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अपने स्किल्स को यूज़ कर सकें, उसे शो कर सकें, एक्सपीरियंस गेन कर सकें, ठीक है, और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें ताकि वो हायर पोजीशन पर आने वाले टाइम में जा सके स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। किरण इंडस्ट्रीज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर। किरण इंडस्ट्री नाम की कंपनी है, वो क्या बना रही है, ऑफिस फर्नीचर बना रही है। द कंपनी चूज टू इट्स ऑपरेशंस टू इम्प्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंक्रीज मार्केट शेयर्स। अब कंपनी क्या कर रही है स्टूडेंट, वो चाहती है कि उसकी कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है, जो उसका मार्केट शेयर है कंपनी का वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट की डिमांड हो एज कम्पेयर टू इट्स competitors. As the project was important, many alternative were generated for the purpose. ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान्स को यहाँ पर जनरेट किया गया, ठीक है, एंड थ्रूली डिस्कस्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सभी मेंबर्स जो थे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको डिस्कस भी किया था। आफ्टर इवेल्युएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, सुखविंदर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड दैट
दे शुड ऐड होम इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग एज न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो सुखविंदर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, उसने क्या डिसाइड किया कि उनको अपने बिजनेस में होम इंटीरियर्स और फर्निशिंग को भी ऐड करना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। नेम द फ्रेमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट टू एनेबल इट टू कोप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। अब कौन सा वो फ्रेमवर्क है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ताकि वो ऐसी इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, जो नए नए चैलेंजेस उस और फिर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ रहे हैं, उसको वो अडेप्ट कर सके। गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ दिस फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क ऊपर आप आइडेंटिफाई करोगे उसकी दो लिमिटेशंस भी आपको यहाँ पर बतानी है स्टूडेंट। तो फ्रेमवर्क क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर विच विल एनेबल किरण इंडस्ट्रीज टू कोप अप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो क्या कर सकता है, किरण इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकता है अडेप्ट करने में, सभी जो डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है, उनसे इमर्ज होने में। एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, क्योंकि वहाँ पर वो पहले से कुछ जो उनके पुरानी मैन्युफैक्चरिंग लाइन थी, पहले वहाँ पर कुछ वो बना रहे थे, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर को इनेबल करने से क्या होगा कि पुराने जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं वहाँ पर कोई भी इंटरप्शन नहीं होगी और एक नई डिवीजन जो है अपना काम स्मूथली स्टार्ट कर सकती है स्टूडेंट। डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। जो डिविजनल हेड्स होंगे वो क्या होंगे, आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे प्रॉफिट्स के लिए। एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू द डिफरेंट डिविजन्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू देम। क्योंकि इससे क्या होगा, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है नई डिविजन्स में और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसे बहुत ईजिली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट इज़ कॉस्टली, काफ़ी महंगी है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, एंड लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अक्रॉस द डिफरेंट प्रोडक्ट। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होने का भी एक थ्रेट रहता है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट, ईच डिविजनल हेड फोकसेस ऑन हिज ऑन डिवीजन। हर एक डिविजनल हेड क्या होगा, वो अपने सिर्फ खुद के डिवीजन पर ही पूरा फोकस करेगा, रेदर देन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा और सारा का सारा फोकस किस पर रहेगा, उसके खुद के डिवीजन पर रहेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट, सिल्क इंडस्ट्रीज हैड एन EPS अर्निंग पर शेयर ऑफ 1 रुपीज। इट रेज्ड अ लोन ऑफ 10 लाख एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट कितना है स्टूडेंट, 10% है पर एनम, पूरे साल का। आफ्टर 1 ईयर द रिजल्ट वर एज फॉलो। अब एक साल बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उनका इक्विटी शेयर कितना था, ठीक है, यानी कि खुद की इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 20 लाख रुपीज़। एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का, ठीक है। टोटल शेयर कितने हो गए, 2 लाख हो गए, इक्विटी शेयर्स 2 लाख, लोन कितना है 10 लाख का, 10% इंटरेस्ट रेट पर। ईबिट कितना आया स्टूडेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, और अर्निंग पर शेयर अब कितना है, एक साल बाद जो रिजल्ट आया है 2 रुपीज़ है, यानी कि एक शेयर पर कितनी इनकी अर्निंग हो रही है, इन्वेस्टर्स को 2 रुपये की अर्निंग हो रही है। एक साल पहले कितनी थी, 1 रुपये की थी, ठीक है। टैक्स रेट कितना है यहाँ पर स्टूडेंट, 20% है। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, वाई डिड EPS इन सिल्क इंडस्ट्रीज राइज विद द यूज ऑफ डेप्ट। अब जो EPS था वो 1 रुपीज़ से 2 रुपीज़ क्यों हो गया स्टूडेंट, जब उन्होंने डेप्ट को कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व किया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ द EBIT ऑफ कंपनी वुड हैव बीन 3 लाख। अगर कंपनी का EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 3 लाख होता, वुड यूजिंग डेप्ट स्टिल बी फेवरेबल फॉर द कंपनी। तो क्या तब भी डेप्ट को कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करना फेवरेबल होता है या नहीं होता स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट, द EPS इन सिल्क इंडस्ट्रीज रोज विद द यूज ऑफ डेप्ट। जो EPS है सिल्क इंडस्ट्री में वो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि उन्होंने डेप्ट को इन्वॉल्व किया था। क्यों इंक्रीज हुआ स्टूडेंट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन द रिटर्न दैट द कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट था, जो खर्चा लोन पर था, वो क्या था, कम था, ठीक है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपको क्या कंपेयर करना होगा,
कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कंपेयर करना होगा किसके साथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ। तो यहाँ पर भी सेम केस है, जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेजेस। ठीक है, इसकी वजह से ही जो है ईपीएस नेक्स्ट ईयर जो है इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट। अब अगर सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि अगर ईबिट 6 लाख की जगह पर 3 लाख होता तो क्या तब भी जो डेप्ट है वो फेवरेबल होता स्टूडेंट, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। इट इज अनफेवरेबल फॉर द कंपनी बिकॉज कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। एक्सप्लेनेशन में क्या है स्टूडेंट, it is unfavorable for the company because the company's rate of return on investment is not more than the cost of debt। क्योंकि जो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी का वो कितना है स्टूडेंट, 10%। क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट, DBM deals in a wide range of product that includes games consoles, MP3 players and Bluetooth speakers. The market in which it operates is highly competitive and price sensitive। DBM नाम की एक कंपनी है स्टूडेंट, वो गेमिंग कंसोल्स को सेल करती है, MP3 प्लेयर्स को सेल करती है और ब्लूटूथ स्पीकर्स को सेल करती है। जो मार्केट है स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर कंपटीशन बहुत है और प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज आता है तो जो कस्टमर है वो कोई और किसी कंपनी का प्रोडक्ट चूज़ कर लेता है। टू डिस्टिंग्विश इट सेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, अब कॉम्पिटिटर से अपने आप को अलग दिखाने के लिए द DBM डिसाइडेड टू ले स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशन। DBM ने क्या डिसाइड किया कि अब अपना फोकस है वो कस्टमर रिलेशंस पर देगा, यानी कि आफ्टर सेल या बिफोर सेल सर्विसेज जो हैं उस पर ज़्यादा वो फोकस करेंगे। दे लेट डाउन द ग्रुप देयर ग्रुप मिशन एज टू बी द बेस्ट। उन्होंने अपने इस मिशन का नाम क्या रखा, टू बी द बेस्ट। द की पॉइंट्स ऑफ देयर फिलोसफी वुड बी गिविंग आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। अब उनके वो फिलोसफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि वो बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे अपने कस्टमर्स को, चाहे वो बिफोर हो या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज हो। यानी कि बिफोर यानी कि पहले सारी इन्फॉर्मेशन बताना, प्राइस बताना, ठीक है, क्वालिटी बताना, ये सब चीज़ें, और आफ्टर सेल कि उनकी कस्टमर की हेल्प करना, कोई भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो गुड्स को यूज़ करने में। बी अडॉप्टेड टू द चेंजेस इन द कस्टमर डिमांड, कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस को अडॉप्ट करना। और थर्ड क्या है उनकी की पॉइंट फिलोसफी का, वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। द CEO ऑफ DBM however knows that to achieve its mission they need to quantify their mission in terms of specific type of services। कि अगर अपने इस मिशन में इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा कि उनको कोई खास जो सर्विस है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होगी। उन सभी चेंजेस को जो कि ज़रूरी हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना होगा अपने बिजनेस में। दे आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन अचीव देयर मिशन, और उन सभी चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना होगा जिससे वो अपने मिशन को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द DBM। तो पहला फंक्शन क्या है यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, देखो वो आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर में वो क्या क्या करेंगे, कि क्या क्या नई चीज़ें वो स्टार्ट करेंगे, कस्टमर रिलेशन हो गए हों, ठीक है, जो भी कस्टमर की डिमांड है उनके अकॉर्डिंग चेंजेस को लाना। तो ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये प्लानिंग के फंक्शन से रिलेटेड है। वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं। प्लानिंग क्या करती है, जो प्रेजेंट टाइम और जो फ्यूचर है जो भी गैप है उसमें, ठीक है, उसको फिल करने का काम करती है। और प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिस पर सारी मैनेजमेंट आने वाले फ्यूचर में सभी टास्क को, सभी काम को स्टार्ट करती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द लास्ट 3 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द अफोरसाइड फंक्शन। जो भी आपने ऊपर फंक्शन आइडेंटिफाई किया है, क्या किया हमने आइडेंटिफाई, प्लानिंग, उसके लास्ट 3 स्टेप्स को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर पहला स्टेप है selecting an alternative। After evaluation of various available alternative courses, the time comes for selecting the best plan and to implement it practically।
कि बहुत सारे प्लान्स को चेक करने के बाद उनको एनालिसिस करने के बाद सबसे जो बेस्ट प्लान हुआ ऑर्गेनाइजेशन के उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है। सेकंड क्या है, इम्प्लीमेंट द प्लान, फिर जो प्लान हमने चूज कर लिया उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। लास्ट 3 में जो सेकंड लास्ट है वो क्या है, इम्प्लीमेंट द प्लान, जो भी प्लान सबसे बेस्ट प्लान है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमने चूज किया उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज अ स्टेप वेयर other managerial function also comes into the picture. The step is concerned with putting the plan into action. जो भी प्लान बनाया गया है अब उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उस पर हमें काम स्टार्ट कर देना है। डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, और वो चीज़ें करनी है जो कि रिक्वायर्ड है प्लान के अकॉर्डिंग। लास्ट फिर क्या स्टेप है, फॉलो अप फंक्शन टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, कि प्लान अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म की जा रही हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, कि उनमें कोई डेविएशन या प्रॉब्लम है। 29th क्वेश्चन, स्टूडेंट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। कंट्रोलिंग से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे हम अकम्प्लिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कंट्रोलिंग का जो काम है वो क्या करता है, मेजर करता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। एंड ब्रिंग टू लाइट द डेविएशन, जितने भी डेविएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करने में भी कंट्रोलिंग फंक्शन हमारी हेल्प करता है। इफ़ एनी एंड इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन आर टेकन, अगर कोई भी ऐसा डेविएशन सामने आता है, डिफरेंस सामने आता है, तो करेक्टिव एक्शन जो हैं वो भी वहाँ पर लिए जाते हैं। सेकंड क्या है इंपॉर्टेंस, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, एक कंपनी के मैनेजर के थ्रू, ठीक है, उनकी वो कितने एक्यूरेट हैं, ठीक है, उनको भी जज करने का काम कंट्रोलिंग फंक्शन करता है। ए गुड कंट्रोल सिस्टम enables द मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड्स सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग किस में हेल्प करेगा, कि जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं क्या वो एक्यूरेट हैं, क्या वो सही हैं। एंड एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या रखता है, चेक रखता है कि जितने भी चेंजेस आ रहे हैं क्या वो सही हैं या फिर वो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उनका एफिशिएंट 100% यूज़ करना और उनकी वेस्टेज को कम करना। स्टूडेंट ईच एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं क्या वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जा रही हैं या फिर इनमें कोई चेंज आ रहा है। दिस इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, और इससे भी ये भी पक्का किया जाता है स्टूडेंट कि जो रिसोर्सेज हैं उसे इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूज़ किया जा रहा है या उनकी कोई वेस्टेज हो रही है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या करता है, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, एक जो अच्छा कंट्रोलिंग का सिस्टम है उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को पहले ही एडवांस में बताया जाता है कि उनको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड, और कौन से वो स्टैंडर्ड्स होंगे परफॉर्मेंस के, ठीक है, जिससे उनको आने वाले टाइम में अप्रिशिएट किया जाएगा। इट दस मोटिवेट्स देम एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, अगर एक एम्प्लॉय को पहले से पता होगा क्या क्या काम उसे करना है, कैसे करना है, उस काम का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, तो वो और ज़्यादा अच्छी तरह से उस पर टास्क को परफॉर्म कर पाएगा और वो मोटिवेट रहेगा थ्रू ऑल द टाइम, जितने भी देर तक वो टास्क जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग से क्या होता है स्टूडेंट, एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट होता है, ठीक है, जिसमें सारा काम ऑर्डर और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और डिसिप्लिन रहता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। इट हेल्प टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, और ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अच्छी तरह से अपना काम नहीं करते, लथार्जिक या केयरलेसनेस शो करते हैं, उनको उस चीज़ को एलिमिनेट करने में भी ये कंट्रोल का फंक्शन हेल्प करता है बाय कीपिंग ए क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज़।
अब इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट ऑप्शनल क्वेश्चन जो है 29th, डिस्क्राइब फर्स्ट 4 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। अब पहले 4 आपको स्टेप बताने हैं, ठीक है, किसके, सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय में, ठीक है। सिलेक्शन के पहले 4 स्टेप्स आपको बताने हैं सिर्फ। सिलेक्शन क्या है पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। सिलेक्शन क्या होता है, सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना जो कि नॉलेज के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा हो एज कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। ए सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज आर टेकन फॉर इट। इसके लिए क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट होंगे, ठीक है, इंटरव्यूज ली जाती हैं। एट एवरी स्टेज मैनी आर एलिमिनेटेड, और हर एक स्टेज पर क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को एलिमिनेट भी किया जाता है, और कुछ ही ऐसे कैंडिडेट्स रह जाते हैं जो कि आगे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं स्टूडेंट। अब पहला यहाँ पर स्टेप क्या है सिलेक्शन में, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन। याद रखना, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला स्टेप है सिलेक्शन के प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें मैनेजर क्या करेगा, उन सभी कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है, जो कि अनक्वालिफाइड है, जो कि जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, जिस जॉब के लिए उनसे फॉर्म्स मांगे गए थे। फिर सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट, इसमें सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, इसमें रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, या फिर जिसे ट्रेड टेस्ट भी हम कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर इसमें उस पर्सन की इंटरव्यू ली जाती है, ठीक है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इन डेप्थ कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द कैंडिडेट। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, जो कैंडिडेट है और इंटरव्यू है उन दोनों में डिस्कशन की जाती है। जो इंटरव्यूअर है वो डिफरेंट चीज़ें पूछता है कैंडिडेट से, उसके फैमिली के लिए, उसके खुद के पर्सनल जो भी चीज़ें होंगी, ये सब बातें उससे पूछी जाएंगी। फिर लास्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम इनडायरेक्ट पर्सनल सोर्स। और कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन इससे ली जाती है कि आपकी कोई रेफरेंस है, किसके थ्रू आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। यहाँ उसके जो बैकग्राउंड चेक किया जाता है, कोई उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, जहाँ पहले वो काम कर रहा था, ठीक है, प्रीवियस एम्प्लॉयर था, ठीक, उस जगह से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है स्टूडेंट। तो ये सभी स्टेप्स हैं सिलेक्शन में। 38th क्वेश्चन स्टूडेंट, Ajay, after completing his MBA, joined a company as a finance manager. He observed that the company had a very dedicated team of employees working with and under him. He was happy and satisfied with their ability to handle their job effectively and efficiently. However, with the government deadline for the implementation of GST coming near, Ajay observed that some member of his team were losing the confidence. कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अब जीएसटी को हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके जो कई मेंबर्स हैं उसकी टीम में, अब वो कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू करेंगे कि उनको उनके बारे जीएसटी के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द शिफ्ट फ्रॉम द प्रेजेंट वैट स्ट्रक्चर टू द न्यू जीएसटी, अजय कॉल्ड अ टीम ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब अपने टीम मेंबर्स की हेल्प करने के लिए, ताकि वो समझ सकें कि जो शिफ्ट किया जा रहा है प्रेजेंट वैट स्ट्रक्चर से जीएसटी की तरफ, अजय ने क्या किया, उसने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की टीम को कॉल किया, बुलाया। ही वुड डिस्कस विद देम द न्यू सिस्टम। अब वो क्या करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे नए सिस्टम के बारे में, अपग्रेड देयर नॉलेज रिलेटेड टू द मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स। उनको बताएंगे कि अब आने वाले टाइम में कैसे आपको अकाउंट्स को मेंटेन करना है, कैसे आपको रिटर्न्स को, इनकम टैक्स रिटर्न्स को फिल करना है। Apart from this, Ajay also organized few workshops related to the technological development. अब इसके साथ साथ अजय ने कुछ वर्कशॉप्स भी लगाई हैं, ठीक है, ताकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नए नए सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करना है, वहाँ पर डाटा कैसे फिल करना है, ये भी उसके जो टीम मेंबर्स हैं सीख सके। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विच टू कंसेप्ट वर अप्लाइड बाय अजय। कौन से ऐसे 2 कंसेप्ट हैं जो कि अजय यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। देखो अजय क्या कर रहा है, वो अपने टीम मेंबर्स को नई चीज़ों के बारे में सिखाने के लिए पहले तो उसने क्या किया, एक्सपर्ट्स की टीम को कॉल किया, ताकि वो उसे जीएसटी के बारे में उसकी टीम के मेंबर्स को बता सकें, ताकि उनका मोरल और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो यहाँ पर। फिर इसके साथ साथ उसने वर्कशॉप्स भी लगाई हैं,
और वहाँ पर वर्कशॉप्स में उनको नए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में भी उनकी टीम मेंबर्स को बताया जा रहा है। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को नई चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, ये रिलेटेड है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से। जब पहले ही जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, उनको अगर कोई नया चेंज आ रहा है, सिस्टम में चेंज आ रहा है, तो उसके बारे में जब सिखाया जाता है तो ये किससे रिलेटेड होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, स्टेट एंड 3 डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेप्ट आइडेंटिफाई अबव। अब हमने ऊपर कौन सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। अब इसमें हमें 3 डिफरेंसेस बताने हैं। सबसे पहले मीनिंग हम बताएंगे ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का। मीनिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग में क्या होता है, किसी एम्प्लॉय का जो नॉलेज है और स्किल है उसको इंक्रीज करने का ये एक प्रोसेस है, ठीक है। उसकी जो नॉलेज है कि किसी पर्सन को पहले कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता था, अब उसका अपग्रेडेड वर्जन है लेकिन उसको वो चलाना नहीं आता, तो जब उसे इसके बारे में नॉलेज दी जाएगी और ज़्यादा बताया जाएगा तो ये कौन सी चीज़ होगी, ये ट्रेनिंग होगी, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, नई चीज़ों को सीखना और ग्रो करना, ठीक है। फिर पर्पस क्या है इसमें, इट इज़ डन टू एनेबल एन एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है कि एक एम्प्लॉय अच्छी तरह से अपने काम को, अपनी जॉब को कर सके, ठीक है। डेवलपमेंट, इट इज़ डन टू एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, ये इसलिए की जाती है ताकि एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ की जाए। याद रखना, पर्पस ट्रेनिंग का क्या है कि अपनी जॉब को अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर सके, और डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, ओवरऑल ग्रोथ करना एक एम्प्लॉय की। ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग कभी जाती है, ये जॉब से रिलेटेड होगी, ठीक है। किससे रिलेटेड होती है स्टूडेंट, ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। जो भी काम किया जा रहा है, जो काम एक एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जब नई चीज़ें बताई जाती हैं तो तब उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ओवरऑल उसके करियर से रिलेटेड होगी, ठीक है। जो आने वाले फ्यूचर में वो आगे जा करके कुछ और नए काम करेगा, ये उससे रिलेटेड होती है स्टूडेंट। टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, ट्रेनिंग क्या है, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, ठीक है। कुछ थोड़े से 1 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, मैं आपको सेंड करूँगा आपके ग्रुप में, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करके उसको आपको मुझे सेंड करना है उसका आंसर, और सभी स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन चैप्टर 1 है, पार्ट 2 बिजनेस स्टडीज़ की बुक का, उसमें से होगा, न्यूमेरिकल होगा, बहुत ईजी है, आप उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू सो मच।